हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है प्रीवियस ईयर को लेकर कि जब से सिलेबस यानी कि 19 में जो सिलेबस चेंज हुए हैं तो क्वेश्चन का टाइप बहुत चेंज हो गया है। अभी 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें तो और भी ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस अब बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादा कोडिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ऊपर में 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देने के बाद नीचे 4 ऑप्शन 1 2 ए बी सी करके कोडिंग में दिया जाता है। ठीक है, तो वही कुछ न्यू स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि सबके पास होंगे ही, लेकिन बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखते हैं 2020 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें वैसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें ये वाले बुक में व्याख्या सहित है, इसीलिए मेरी एक छोटी सी प्रयास है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आया है वो निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है। कौन सा तद्भव नहीं है? तो काज, कान, वायु, आखर। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ये वायु जो है वो तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकी व्याख्या भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, जिनको जिनको मतलब इनको देखना है या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तद्भव नहीं है, जबकि कान, नाक और आखर तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये व्याख्या देख लीजिएगा, मैं बस क्वेश्चंस करा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, रूढ़ नहीं है। यौगिक है और रूढ़ नहीं है, कौन सा नहीं है तो यहाँ बताना है। तो ये हो जाएगा जलद जो है वो क्या है, यौगिक है, रूढ़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जलद यानी कि जल, पानी, दो मतलब देने वाला, शब्दों को मिलकर बनाता है, ये यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक है लेकिन क्या है, रूढ़ नहीं है। रूढ़ क्या होता है? जब एक ही मतलब उसका मतलब उनको अगर डिवाइड उनको बांटें तो वो अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है सार्थक रूप से। ठीक है, तो जैसे कि नाक का डिवाइड कीजिए कान का, तो ये सब रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही। तो आप लोग यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा, मैं बस टाइम को ज़्यादा ये नहीं करते हुए मैं सिर्फ क्वेश्चंस कर देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन से आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, बताना है यहाँ। तो अरबी जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आते। इनकी व्याख्या यहाँ देख लीजिएगा। तारीख किस प्रकार का मूल शब्द है, ये बताना है। तो ये क्या है, अरबी शब्द है। ठीक है, आगे हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। ठीक है, और मैंने इसका एक ट्रिक भी बनाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 9 नाथों के क्रम वाले। तो नाक के जड़ में हरि का सत्य, ये वाला जो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा पेंसिल से, कुछ मैंने ऐसा एक वीडियो भी बना के डाला था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में। तो यहाँ 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नागर, बहिरी, डोभी, तोहरी, गुड़िया छाई। ठीक है, छोई जाई सो वाह नाड़िया। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियाँ ये किसकी है? यहाँ पे दिया हुआ है सहरपा, लुईपा, कढ़प्पा, डोभिपा। तो यहाँ पे बताना है कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाते हैं हमारे बी नंबर आंसर आ जाएंगे, तो बी है कढ़प्पा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका 6 नंबर का कढ़प्पा, यहाँ पे इसकी व्याख्या भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य की रचना है, मतलब कौन सा है जो द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है, ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेमचंद आ जाएंगे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी के प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहास ने सुझाया है, ये बताना है। तो ये कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन का पूरा नाम है। इनके बारे में यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, इनको आप लोग देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इनमें से कौन सा है जो निबंध का तत्व नहीं है? तत्व बताना, निबंध में मतलब कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है। तो संवाद तो उसमें नहीं होता है, बाकी ये तीनों जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन। अरे यार, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहे त्रिशंकु के नाटककार कौन है? त्रिशंकु नाटक है तो इनका है वृज मोहन सहाय। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे, फिर आ जाता है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ललित निबंधकार नहीं है, कौन से हैं जो ललित निबंधकार नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लोगों को पता होगा ये ललित निबंधकार नहीं है, बाकी जो जो यहाँ पे ललित निबंधकार हैं उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये इनकी व्याख्या बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होती है, ठीक है। वैसे आप लोग भी खुद देख सकते हैं। लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास के पात्र हैं? ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, यहाँ पे आ जाएंगे परीक्षा गुरु, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो बताना है 7 नदियां एक समुद्र में किया गया है, ठीक है। आगे भी यहाँ पे इनके बारे में दिया हुआ है, इनकी व्याख्या को आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जरूर देख लें, ठीक है। सीता हरण तात जानी कहूँ पिता सन जाही, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं कहीं दशानन जाही, उक्तक उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? यहाँ पे ध्वनि पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थांतर संक्रांति वाच्य ध्वनि, ठीक है, संक्रमित वाच्य ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इनकी व्याख्या को जरूर देख लें बहुत अच्छी तरह से। देश प्रेम है वाक्य, प्रेम ही तो इस प्रेम का आलंबन है, सारा देश अर्थात मनुष्य पशु पक्षी नाले वन सहित सारी भूमि, ये कथन उपयुक्त में से किनका है? यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ बी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाएंगे हमारे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है इसमें से, ठीक है। तो पाश्चात्य से ये वाले क्वेश्चंस लिए हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सार्थक भिन्न है, और फिर अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो के अनुसार सभी कलाओं में एकता का सामान्य आधार माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर जो होगा हमारा, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अगर जिसने पढ़ा होगा तो उसको भी पता होगा कि उनका अनुकरण मात्र नहीं है, बल्कि उनसे अलग है। भले ही वो लोग गुरु शिष्य हैं, लेकिन उन लोग का अनुकरण सिद्धांत बहुत अलग है, ठीक है। और आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है? तो बताना है इसमें से ये सी नंबर सही है। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, इसके बाहर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतदाता सूची, ठीक है। तो इस टाइप के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ देखें 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर आधुनिकतावाद में तत्व में नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो केंद्रवाद जो है वो इसमें उत्तर आधुनिकतावाद के तत्व ने, विकेंद्रीय, विखंडन और अस्थानीयता ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनिस्थिरता शब्द से संबंधित विवाद किस लेखक से हुआ है? तो ये बताना है, ये बालमुकुंद गुप्त से हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे अगर हम ये इसकी व्याख्या दी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनकी व्याख्या भी कर लेना तो बहुत यूजफुल रहे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा मार्क्सवाद की विचारधारा के प्रतिकूल है? तो बताना है। तो ये इतिहास चक्र जो है वो इनके प्रतिकूल है, यानी कि अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी थी? तो यहाँ बताना है मुर्गों और तितरियों को। और ये हम बता दें कि इस बार 2021 में भी सतपुड़ा के भवानी प्रसाद मिश्र से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, ये इनकी व्याख्या, 23 नंबर,
क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस में उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ही अधिक सुझाया और अशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पता है शुक्ल जी मतलब हमारे हिंदी साहित्य के लिए मतलब बोल सकते हैं ना कि मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वैसे सारा मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका लिखा हुआ तो बोल पत्थर की लकीर है। तो अगर हम यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखें तो गोरी शोवे सोच पर मुख पर डारे केस, चल खुशरो घर आपने रैन भयो चहुदेश, उपयुक्त दोहा में खुशरो किसके संदर्भ में ये कहते हैं? तो ये आप लोगों को पता होगा कि जब उनके मतलब गुरु की जब मृत्यु हो गई थी निजामुद्दीन औलिया का, तो वो यहाँ नहीं थे, शायद वो दिल्ली में थे। मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता है बट मैंने पढ़ा है कहीं, तो इसीलिए वो आने के बाद उनके कब्र के पास जाके उन्होंने ये वाला मतलब पंक्ति कही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे ये असमंजस की स्थिति नहीं है, सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सब जो है ये सम्मिलित है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चंस देखेंगे, ये इनकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। ठीक है, तो कमायनी के सौंदर्य में उपयुक्त कथन ये किनका है? तो यहाँ पे देखना है आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में कौन है? जयशंकर प्रसाद का ये वाला 26 नंबर का ये यहाँ पे इनका ये कथन जो है, यदि श्रद्धा और मनु मन के सहयोग से मानवता का विकास रूप, ये वाला पंक्ति को अगर हम देखेंगे तो ये इनका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की ये है। ठीक है, और ये किसकी पंक्ति है? तो ये है कमायनी की है, प्रसाद जी की, प्रसाद मतलब कमायनी रचना प्रसाद जी की ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगला 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, साधो देखो जग बोराना, सांची कहे तो मारन, धावे झूठा जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में है दो लड़े मृत्यु है मरण कोई न जाना। उपयुक्त पंक्तियों में मतलब कबीर का कौन सा संदेश नहीं है? ऐसे ये नहीं टाइप के क्वेश्चंस बहुत मतलब जान के भी गलत हो जाते हैं अगर प्रैक्टिस ना रहे तो। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है? धर्म असहिष्णुता के बारे में नहीं कहा गया। बाकी यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं सांप्रदायिक सहोदर या फिर ये धार्मिक सद्भावना, एक ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा, तो ये सारे जो हैं वो आ जाते हैं इसमें। इसकी यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। करम बीबी और सरफराज किसके मतलब कौन से उपन्यास के पात्र हैं? तो बता दें आप लोगों को, ये जिंदगी नामा को है और जिंदगी नामा हमारे उपन्यास में लगे हुए हैं। ठीक है, और अभी तो उपन्यास से भी काफ़ी डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए पढ़ना सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस का हंस उपन्यास का पात्र नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये सी नंबर आ जाएंगे, वीरपाल सिंह और ज्वाही। यहाँ पे ये इनके जो यहाँ पे ये दिए हुए हैं ये सारे जो हैं मानस के हंस के पात्र हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो राग दरबारी। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन किस में भी आ गया है कि राग दरबारी का संबंध मतलब किस क्षेत्र से है? तो शिवपालगंज, ऐसा मतलब कहने का मतलब ऑप्शंस में सही होंगे। ठीक है, ये वाला था। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन फिर हम 31 नंबर क्वेश्चन में है, सुकून और डॉक्टर जोशी निम्नलिखित में से सुकून और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथनांक किस उपन्यास में है? तो ये तो आपको पता होगा, सुकून और डॉक्टर जोशी जो हैं ये इसमें बंटी की मम्मी पापा रहते हैं, तो ये आ जाएंगे आपका बंटी उपन्यास। ठीक है, मन्नू भंडारी जी का है। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर, प्रेमचंद कृत पश्यंती कहानी के पात्र हैं। तो अभी जितने भी कहानी सिलेबस में लगे हुए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अदर भी जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है उनके भी पात्र को प्रेमचंद से लेकर न्यू कहानी तक मतलब जितने भी हैं सबको याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इनके पात्र में सुबोध चंद और मदारी लाल आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 32
स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने से निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, तो ये बताना है इनमें से कौन सा कारण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्षत्रिय धर्म का अभाव, ये कारण नहीं है। बाकी जितने भी हैं ये सारे इनके क्या हैं, मतलब कि उदासीन होने का कारण है ये तीनों। ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सिंदूर की होली में किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो ये कथन किसका है, तो बताना ये मनोज शंकर का है। ठीक है, अगर हम आगे देखें यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, इनकी व्याख्या को जरूर से जरूर देख लें। और फिर यहाँ पे 35 नंबर हम क्वेश्चंस देखें तो इन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य में किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक द्विगदर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद माथुर का उपयुक्त ये कथन किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त हुआ है, तो ये बताना है। ये आ जाएगा हमारा 35। तो इनका आंसर हम देखेंगे तो ये बी आ जाएगा। बी हमारा कौन है, ये उपेंद्रनाथ अस्क का है। ठीक है, ये कथन बी नंबर हमारा यहाँ सही हो जाएगा 35 का। ठीक है, आगे अगर हम देखें यहाँ पे 36 नंबर समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर कौन सा नाटक है, तो एक और द्रोणाचार्य, आप लोगों को पता होगा कि ये 1977 में है। तो ये जो है ये 2 कथनांक पर चलते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये उपन्यास मतलब लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में भी यूजीसी नेट के। आवारा मसीहा उपन्यास में औपन्यासिक जीवनी है, किसकी औपन्यासिक जीवनी है, तो ये शरद चंद्र की है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम ये तो जायसी जी का है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे आप इनकी व्याख्या को जरूर से जरूर देख लें। 39 को देखें, महादेवी के साहित्य में किन्हीं महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया वहीं वरण्य रचनात्मक करुणा का भी भाव वर्तमान है, तो ये किसका कथन है, ये बताना है। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर शायद 1। सॉरी फ्रेंड, यहाँ इसका है आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये किसका कथन है, यहाँ पे हम देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका आ जाएगा बी नंबर 39 का। ठीक है, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ इनकी व्याख्या दी हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य संवेदना और विकास में महादेवी के बारे में ऐसा कथन मतलब कहा है। ठीक है, देखते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है यहाँ पे सी नंबर, ये सही नहीं है। ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं वाला। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सारे क्या है, सही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे हम 41 को देखें, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो आ जाएंगे, देखिए इस तरह के कोडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत, मतलब कि 10-15 आ जाते हैं इस तरह से। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब बिल्कुल पैटर्न ही चेंज है इस बार, इतना बहुत ज़्यादा इस बार एग्जाम्स डीपली गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इधर डी नंबर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, यानी कि च और ज। तो आप लोग को पता है कि तालु, मैंने मतलब एक वीडियो के माध्यम से बताया था, मतलब कि व्याकरण वाला अगर आप जो नहीं देखें वो देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे आ जाते हैं मुंह। ठीक है, तो मतलब कुछ इस टाइप से मैं भी इसे ये नहीं कर पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब इस तरह से हमारा फेस रहता है। तो यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ क वर्ग होता है, फिर च तालु आ जाता है, यहाँ तालु, फिर यहाँ मूर्धा आ जाता है, फिर न से आ जाता है, फिर दंत से आ जाता है, तो कुछ इस टाइप से। तो आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो इसमें से ये आ जाएंगे चौवर्ग। ठीक है, अगर हम 42 देखें तो राज्य भाषा आयोग में 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से सुझाव है कौन सा, सुझाव दिए गए। इसमें ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारा कूट दिया हुआ है। तो कूट हो जाएगा 2, 1, 2,
4, ठीक है, 1 2 4 ये सही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी सर्वाधिक बोली जाने समझे वाली भाषा है, और फिर 14 वर्षों की उम्र तक भारत में प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी का ज्ञान, और फिर यहाँ पे जो ये दिया है ना कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशन अधिक अंग्रेजी में करवाए जा रहे थे, ये वाला बिल्कुल गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषाओं को व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 और 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस मतलब हर बार पूछे जा रहे थे राज्य भाषा आयोग से, खैर शायद इस बार मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चंस नहीं आए हैं, यहाँ से कोटेशन चेंज हो गए हैं, तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं 43 नंबर। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का स्वर है, क्या स्वर है ये बताना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 और 3। तो यानी कि ये भी देखना है आपके नाटककार मतलब किस तरह से लिख रहे हैं, तो उनको भी अभी के टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे प्रवृत्तियों पर, जैसे कि कौन सी आदिकाल में कौन सी प्रवृत्तियां उसमें से इस तरह भी आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम सी नंबर क्वेश्चन 1 और 3। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, ठीक है। आगे हम देखेंगे मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन, ठीक है। 44 देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है। तो ये ए नंबर जो है बिल्कुल 1 2 और 4 ये बिल्कुल सही है। ये जो 3 नंबर है कि ये उक्ति व्यचित नितांत अभाव है, ये अभाव नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। 45 देखते हैं पुनर्जागरण, ये वैचारिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चंस आए हैं। पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है। तो इसका हो जाएगा 1 और 4, ए नंबर आंसर है। 2 जातियों की सांस्कृतिक टकराहट, और आ जाएंगे यहाँ मनुष्य के संपूर्ण तथा श्लिष्ट रूप की खोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग। 46 को देखेंगे फणेश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है ठुमरी कहानी इनका है, और आदम रात्रि की महक भी इनका है। तो शायद 2 और 4 सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। 46 का यहाँ पे देखते हैं सी बिल्कुल सही है हमारा, ठुमरी और आदम रात्रि की महक, ठीक है, आदिम रात्रि की महक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएंगे सी नंबर, ठीक है। आगे अगर हम देखें 48, तो टी.एस. इलियट्स की पुस्तक है, कौन सी इसकी पुस्तक है, सी पुस्तक है, ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी आ जाएंगे 2 और 4 में क्या क्या आ जाते हैं यहाँ पे, द सीक्रेट बुक एंड द वेस्टलैंड, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे इनकी व्याख्या को देख सकते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। 49 में देखें तो क्षेमेंद्र का ग्रंथ है, कौन सा इनका ग्रंथ है ये बताना है। तो ये आ जाएंगे डी, यानी कि 3 और 4 कवि कंठाभरण और सुवृत्ति तिलक, ठीक है। आगे अगर हम देखें 50 नंबर क्वेश्चन, तो मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताना है। ए इसका सही है 1 और 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे मानव सभ्यता के विकास में पहली मंजिल आदिम सभ्यता है। 1 और 2 मानव समाज के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। आई होप इसका यहाँ पे ये दिया हुआ है व्याख्या, आप लोग इसको देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मेरी अगर कुछ त्रुटि है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये मेरी पहली प्रयास है, एक छोटी सी प्रयास है सीखने की और सिखाने की। तो आप लोग अगर चैनल पेपर वन से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का क्लास है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, वहाँ आपको मैम का क्लास मिल जाएगा। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 से जुड़ने के लिए 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपके लिए थोड़ा ना थोड़ा यूज़फुल ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।